तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप बेटर होंगे। लूसेंट भारतीय संविधान सीरीज में हम मौलिक अधिकार के पहले तक यानी कि भारतीय नागरिकता तक कंप्लीट कर चुके हैं पहले 2-3 सीरीज में। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला सीरीज कंटिन्यू करते हैं, जिस अगला सीरीज है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और आप नए होंगे तो प्लीज़ लाइक और वही शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के तहत किया गया है। मतलब 12 से लेके 35 तक के बीच में संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ जीवन और मतलब कि अनुच्छेद जब 352 अप्लाई किया जाता है यानी कि राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है, तो उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ वही है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको जो है एज इट इज मतलब पूर्ववत जो है बना रहने देना का प्रावधान है। तो देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद है कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। ठीक है, मतलब असीमित का मतलब कि आप इसे एक तरीके से कहीं ना कहीं लिमिटेड है ना, इस पर सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप को फंडामेंटल राइट है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर इसका कहने का तात्पर्य यही है कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। ठीक है, अगर किसी चीज़ कोई फंडामेंटल राइट का आपको हनन करता है तो आप तुरंत कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और वो बात आगे मिलेगा। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसी का मतलब ये हुआ कि युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात कि जिस समय उसका प्रासंगिकता अगर ना हो तो उस समय उस पर वो प्रतिबंधित भी उसे कर सकता है। ठीक है, तो आगे है कि युक्त प्रतिबंध लगा सकता है और प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अदालत करती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय है ना, अनुच्छेद 226 के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय जब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप जब अपील करते हैं तो वहाँ 226 आर्टिकल के तहत सुनवाई होती है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। मान डायरेक्ट अगर चाह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट ना जाके सुप्रीम कोर्ट, तो भी जा सकता है आदमी। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। ठीक है, अगला जो है उसके बाद बोल रहा है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं है ना अनुच्छेद 31 एवं 19 का जो आर्टिकल है को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 20 में भाग 20 बोल रहे हैं, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में मतलब रखा गया है। तो ये अब इन दोनों आर्टिकल को उठा के कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है और एक मतलब कानूनी अधिकार इसे प्रदान कर दिया गया। पहले फंडामेंटल राइट होता था। तो
और याद रखिए संपत्ति का अधिकार 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, देखिए शॉर्ट में कुछ दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये है, इसको डिस्क्रिप्शन वे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समता या समानता का अधिकार, देखिए समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन सब पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, 15 में है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, निषेध है 15 आर्टिकल के तहत। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर तो भेदभाव निषिद्ध है। ठीक है, राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। एक्सेप्शनली है अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए स्पेशल जो है जो स्पेशल व्यवस्था की गई है, तो रिजर्व की गई है, तो इनमें ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, मतलब आप अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकते और ना ही उसे अप्लाई कर सकते। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें कि राज्य द्वारा प्रदान नहीं, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब जब तक राष्ट्रपति अनुमति ना दे तो कोई भी किसी भी देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही बेहद खास बात है भारत के लिए। और भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ये सारे जो पुरस्कार हैं किसके तहत दिया जाता है, किस आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल है 18। चलिए अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 मूल संविधान में, साथ ही स्वतंत्रता का जो पिछले है ना 12 भी हमने चर्चा किया, तो अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F यानी संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, और 6 कौन कौन से हैं, और यहाँ से आए दिन किसी न किसी एग्जाम एकदम 100% क्वेश्चन बनना ही है। तो देखिए अनुच्छेद 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आप पहले बोलचाल कीजिए, उसके बाद शांतिपूर्वक क्या कीजिए, आप एकत्रित हो सकते हैं और कोई सभा जो है आयोजित कर सकते हैं बिना हथियार वगैरह के, शांतिपूर्ण तरीके से, ये आपका फंडामेंटल राइट है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और जब आप इकट्ठा हो गए तो संघ भी बना सकते हैं, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में है। उसके बाद है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और जब आप संघ बना लिए तो कहीं भी किसी भी देश के क्षेत्र में आप आसानी से जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये इसका कोई रोक नहीं सकता। और जब आप आवागमन करेंगे तो उसके बाद बोल रहा है कि 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है।
ठीक है। तो आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में, पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता था यूटी जो के पहले, तो अब जो है उसको यूटी बना दिया गया है, तो ये अधिकार मिल गया है। नहीं तो पहले इस तरह जम्मू एंड कश्मीर में प्रावधान नहीं था। जब आर्टिकल 370 अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो अभी क्या है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 जी, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार और जीविका आसानी से चला सकते हैं जी। तो देखिए, इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि पहले तो आप बोलने चालने की स्वतंत्रता आपके पास आएगी, तो शांतिपूर्ण बिना हथियार के किसी कहीं एकत्रित होकर 2 4 10 लोग अपनी बोलचाल कर सकते हैं, है ना, और शांतिपूर्ण तरीके से और सभा आयोजित कर सकते हैं। और जब ये हो जाएगा तो आप जब ग्रुप में आदमी मिलेगा तो संघ बना लेगा, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और संघ बनाएगा तो आसानी से सब लोग मिल के कहीं घूम सकता है किसी भी क्षेत्र में, और घूम लेगा। फिर उसके बाद क्या कर सकता है, सोचेगा कि भाई कहीं हम अपना ठिकाना ढूंढते हैं तो निवास कर सकता है, कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और जब ये सब हो जाएगा तो कहेगा भाई जीविका चलाने के लिए कुछ तो ज़रूरी है, तो व्यापार कर सकता है। तो ये इस तरीके से याद रखा जा सकता है बहुत बढ़िया तरीक़े से। तो ये है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही है। ये बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो 19A में ही वर्णित है। अब जो है अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। एक बार सज़ा मिलेगी, अर्थात उसको किसी सज़ा के लिए माने किसी अपराध के लिए उसको ये नहीं कि बाद में कोई प्रावधान किया गया है कानून में दोहरी सज़ा का, तो वो जो है लागू नहीं होगा उस पर। जिस समय वो अपराधी था उस समय जो कानून था, सिर्फ एक बार ही उसको उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी। दूसरा ये है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत, राइट। तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं तुम अपने विरुद्ध में जो है गवाही दो। तो ऐसा, हालांकि पुलिस जो है रिमांड पर लेती है कभी कभी चीज़ों को, तो अपने मैंने निकलवाने के लिए, तो इस तरह उसको उसमें नहीं लिया जाना चाहिए। वो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है कि उस चीज़ को ले और बुलवाए, और सभी व्यक्ति के साथ वो ऐसा प्रावधान नहीं होता है। आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए यही आर्टिकल है जो कि राष्ट्रीय आपात के समय ये एज इट इज रहता है, जस का तस रहता है। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या फिर राजकीय आपातकाल लागू हो, तो कभी भी ये वंचित मतलब ये एज इट इज रहता है, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया, मतलब कि एनजीटी जो है बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया, और अक्टूबर 2010 में इससे जो है इसकी स्थापना की गई। पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है, इस बार हमको लगता है कि बीएसएससी में पूछा था कि संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया एनजीटी को, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया है, ठीक है। 42वां मतलब 42 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसके तहत इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनजीटी का जो 4 अन्य पीठ है, एक भोपाल में है मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र में, कोलकाता वेस्ट बंगाल और चेन्नई में है तमिलनाडु।
तो ये 4 जगह इसकी मुख्य पीठ हैं। और वैसे आप देखें तो 3 तो महानगरी भी है। एक ये वो चेन्नई हो गया, एक कोलकाता हो गया और ये पुणे महाराष्ट्र में। तो इसे याद रखा जा सकता है, भोपाल है वो याद रखा जा सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, सारे इश्यूज को ये कोऑपरेट करेगा, देख रेख करेगा। तो अनुच्छेद 21 का इसमें है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यानी कि 86वां संशोधन 2002। ये देखिए 86वां संशोधन किया गया, इसको फंडामेंटल राइट किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया 2000 संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन में। और ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो देखिए क्या है ये एक्चुअली अगर किसी व्यक्ति भी अगर किसी व्यक्ति को मानने से हिरासत में ले लिया गया हो, है ना, तो उसे 3 प्रकार की मतलब कोई व्यक्ति जो है और उसको व्यक्ति को मनमाने ढंग से मनमाने, वही हम यहाँ कन्फ्यूजन में थे, मानने कहाँ से आ गया, तो मनमाने लिखा हुआ है, तो व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की, मतलब ज़्यादती होता है कई बार कि उसे ज़बरदस्ती जो है हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसके 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि भाई वो अपनी पक्ष रख सकता है। पहला है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा उसको। दूसरा कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़कर, अब कहीं हो सकता है कि भाई कोर्ट दूर हो तो उसी में इसको काउंट नहीं करा जा सकता, ठीक है, उसमें काउंट नहीं करा जा सकता। तो आने जाने का समय जो है छोड़कर, ठीक है, उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, ठीक है, वो अपने चाहे तो वो व्यक्ति जिसको भी चाहे अपने पसंद का वकील से वो बातचीत कर सकता है और अपने फेवर में वो अपना केस जो है लड़ने के लिए वो बोल सकता है कि हमारा केस जो है देखने के लिए बोल सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी के विरुद्ध में, है ना, ये व्यक्ति को स्वतंत्रता मिला है ना। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में, देखिए खंड 3, 4, 5, 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। और ये क्या है तत्संबंधी, देखिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर शक है, किसी को लगता है, पुलिस को चाहे किसी को कि पुलिस को, तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, तो उसको अगर शक लग रहा है कि भाई ये अपराध कर सकता है तो उसको क्या निवारक निरोध के अंतर्गत इसे जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं है, ठीक है, दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है, ठीक है। मतलब ये बात ये कह रहा है कि जो अपराध माने इसको गिरफ्तारी का उद्देश्य है, ये अपराध करने से रोकना है इसका उद्देश्य, न कि इसे दंड देना है। तो ये बोल रहा है कि ये किस काम में आएगा, तो ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है ना, या फिर सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी मामला हो, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब देखिए क्या क्या होता है। अगर इसके तहत अगर गिरफ्तार किया गया तो व्यक्ति को सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, ठीक है, केवल 3 महीने तक। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है, ठीक है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है।
तो देखिए, तो सलाहकार बोर्ड मतलब गठित करना पड़ता है और उसको उस बोर्ड के तहत फिर से उसके टाइम ड्यूरेशन मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं। और तो ये यहाँ भी एक चीज़ खास बात दी गई है कि किन माने तथ्यों के आधार पर इसको है ना निरस्त किया गया है, और तो वो लोकहित के विरुद्ध जो है समझा जाएगा और उन्हें पब्लिकली करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है इसमें दूसरे प्रावधान में। दूसरे प्रावधान को एक बार फिर बोलते हैं कि इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे। ठीक है, कि आपको जो है फिर से हिरासत माने हम हिरासत में लिए हैं तो अगला जो है टाइम ड्यूरेशन इसको बढ़ाया जाएगा, उसको पहले सूचना दी जाती है। तो उसके बाद बोल रहा है किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना पब्लिकली ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये 3-4 टर्म है इसके निवारक निरोध से संबंधित। अगला देखिए, निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ, मतलब कौन कौन से कानून निवारक निरोध के संबंध में बनाई गई। देखिए, निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। कब, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 तो ये कब सबसे पहले संसद ने बनाया था, तो 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा है ना के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। मतलब ऐसे बहुत सारे जो तत्व हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा को हानि मतलब पहुंचाते हैं, तो उनको रोकने के हेतु ये चीज़ लाया गया था, इस विधि का निर्माण किया गया था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था। लगभग 1 साल के लिए बनाया गया था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। तो देखिए 50 से लेके इतना दिनों तक चला ये कानून। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले आते रहे होंगे, तभी तो ये इसका जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता गया आदमी, है ना। तो देखिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीशा जिसको बोलते हैं, ये कई बार यूपीएससी में पूछा गया है मीशा। ठीक है, इसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था, है ना। कौन, 44वां संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इसके कारण 1979 में ही यह समाप्त हो गया। तो किसी कानून के अगर विरुद्ध जा रहा है कोई कानून तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम को लाया गया। तो पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है इसको बढ़ा दिया गया है ना। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष कर दिया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया, है ना। तो जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 मतलब अनुच्छेद 370 जब तक लागू था तब तक कोई प्रावधान नहीं थे इस तरह के कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।
तो अब यूटीज़ है, अब लागू किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। ठीक है, तो ये देखिए निवारक निरोध से संबंधित ये जितने सारे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने सारे प्रावधान कानून समय समय पर आ रहे हैं और कब कब क्या क्या इसमें बदलाव आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोध कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत जो है अब तक जो कानून बने हैं उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। 23 मई 1995 ईस्वी को। तो ये सर्वाधिक कठोर कानून था। अभी बताया ही कि जितने भी निरोध कानून बने थे, निवारक निरोध, उस सब में सबसे अधिक कठोर था ये पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, है ना, 2001, मतलब 2001 पोटो में बनाया गया और इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुछ 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। तो यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि किसी भी गुट को, किसी आतंकवादी गुट को अगर प्रतिबंधित करना होता है तो इसके लिए संसद में ये कानून बनाया जाता है और उस कानून के तहत उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आतंकवादी इस समय बोल रहा है कि 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, और लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद हो सकती है। अभी गिरफ्तारी हो गया, तुरंत अपील नहीं कर सकते हैं, इसका टाइम है 3 महीना और 3 महीने के बाद ही आप अपील कर सकते हैं। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा जो है पोटा हो गया, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया, पोटा बन गया। पोटो से पोटा बन गया कब? 28 मार्च 2002 को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि ये इस परिवर्तित पोटो जो है पोटा में कब परिवर्तित हो गया, तो ये 2002 में। एक में तो लागू हुआ था आपको 25 अक्टूबर को, लेकिन मार्च में ये जो है 2002 में पोटा बन गया। ठीक है, अब 21 सितंबर 2004 ईस्वी को अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से इतने कानून को हम लोग देख लिए। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।